Assalamu alaikum to all my champions. Today we are going to talk about a very important and interesting topic which is known as Treaty of Amritsar, 16th March 1846. ट्रीटी ऑफ अमृतसर 16 मार्च 1846 को समझने से पहले हमें एक बार फिर से पुरानी लेक्चर की तरफ जाना होगा कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर को क्यों किया गया। उससे पहले भी मैंने आपको ये बात अच्छी से बताई है कि जो सिख्स है वो फर्स्ट एंग्लो सिख वार में ब्रिटिशर्स से हार जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स और सिख्स के दरमियान एक ट्रीटी होती है, वो ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 9 मार्च को होती है। और इस ट्रीटी में ये महद होता है कि जो सिख्स हैं वो 1 करोड़ रुपया नहीं दे पाते ब्रिटिशर्स को, जिसकी वजह से वो टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ब्रिटिशर्स को देते हैं। और फिर मैंने बताया कि वही ब्रिटिशर्स काम करते हैं आगे चलकर, वही ब्रिटिशर्स ट्रीटी ऑफ अमृतसर 16 मार्च 1846 गुलाब सिंह से वो ट्रीटी गुलाब सिंह से करते हैं। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 में हुआ क्या है। पहले जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर 16 मार्च 1846 में हुई है वो गुलाब सिंह और ब्रिटिशर्स के दरमियान में हुई है। और इस ट्रीटी में ये महद होता है दोनों के बिटवीन। जो गुलाब सिंह है वो 75 लाख रुपीज़ ब्रिटिशर्स को देता है और ब्रिटिशर्स उसके बदले गुलाब सिंह को सारा जम्मू एंड कश्मीर का एरिया देता है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर में खाली जम्मू एंड कश्मीर का एरिया गुलाब सिंह को नहीं मिलता है, बल्कि जो भी प्रॉपर्टी जम्मू एंड कश्मीर में उस टाइम थी, जो भी मैन थे, चिल्ड्रन थे, ओल्ड एज मैन थे, वुमेन थे, वो सारा गुलाब सिंह को मिलता है। और उसके बदले गुलाब सिंह ब्रिटिशर्स को 7.5 मिलियन नानकशाही रुपीज़ विच इज़ इक्वल टू 75 लाख रुपीज़ देता है। और इसके अलावा गुलाब सिंह को और एक चीज़ 2-3 चीज़ ब्रिटिशर्स को एनुअली देने पड़ते हैं कश्मीर को लेने के बदले में। उन चीज़ों में ये था कि गुलाब सिंह को एनुअली हर ईयर ब्रिटिशर्स को 1 हॉर्स देना पड़ता था, 1 घोड़ा देना पड़ता था, 12 शाल गोट्स ऑफ अप्रूव्ड ब्रीड और 12 गोट्स देने पड़ते थे ब्रिटिशर्स को जो कि एक अप्रूव्ड ब्रीड के थे, जो कि एक अच्छे ब्रीड के थे। वो गोट्स जो अच्छे ब्रीड के थे, जिनको बहुत ज़्यादा बाल निकलते थे, जिसकी वजह से वो शाल बना पाते ब्रिटिशर्स। उनमें ये तय हुआ था कि उन 12 गोट्स में 6 मेल होने चाहिए और 6 फीमेल होनी चाहिए। ये क्यों कहा है ब्रिटिशर्स ने कि 12 गोट्स में 6 मेल और 6 फीमेल होनी चाहिए? क्योंकि ब्रिटिशर्स का प्लान ये था कि हम आउटसाइड में इन अप्रूव्ड ब्रीड गोट्स की इनकी जो क्वांटिटी है वो हम बढ़ाएंगे। और इसके बावजूद उनको ब्रिटिशर्स को लेना पड़ता था यहाँ से 3 पेयर्स ऑफ कश्मीरी शाल एनुअली। और एक तो गुलाब सिंह को ब्रिटिशर्स को देने पड़े 75 लाख रुपीज़ कश्मीर को लेने के लिए, और 12 शाल गोट्स देने पड़े और जिसमें 6 मेल और 6 फीमेल थे। और इसके बावजूद 3 पेयर्स ऑफ कश्मीरी शाल एनुअली, 3 पेयर्स जो 3 जोड़े थे कश्मीरी शाल के, वो एनुअली देने पड़ते थे गुलाब सिंह को ब्रिटिशर्स को। जो ही 16 मार्च 1846 के बाद डोगराज के हाथ में कश्मीर आता है, तो डोगराज यहाँ पर अपना जो शिकंजा है बहुत ज़ोरों से कसते हैं। जो सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर डोगरा स्टार्ट करते हैं वो बेगर सिस्टम था, जिसको हम कश्मीर में बेगर बोलते हैं। और फोर्स्ड लेबर का सिस्टम यहाँ पर दोबारा से, हाँ कई जगह पर यह भी लिखा है कि जो फोर्स्ड लेबर है बेगर सिस्टम, ये बहुत सालों पहले, बहुत 300 साल 500 साल
पहले से ही चलता आया है कभी कभी राजा महाराजाओं के दौर में। लेकिन जो ही ज़ैनुल आबदीन की डेथ हुई थी उसके बाद ये बैगर सिस्टम कश्मीर में नहीं था, और इस बैगर सिस्टम को फिर से दोबारा रिस्टार्ट करते हैं यहाँ पर जो डोगराज थे। और डोगराज बैगर सिस्टम में ये करते थे जो कि कश्मीर के रहने वाले थे, चाहे बच्चा था, बूढ़ा था, नौजवान था, जो भी था, उनको गवर्नमेंट सर्विस देनी पड़ती थी किसी भी काम के लिए, और इसके बदले उनको कोई भी पैसा नहीं मिलता था गवर्नमेंट से, डोगराज से। बैगर सिस्टम एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इस पर हम अलग से बात करेंगे दोबारा किसी टाइम। लेकिन जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है हम उसी पर इस टाइम बात करेंगे। ट्रीटी ऑफ अमृतसर एक मेन पॉइंट है जिस मुहद्दे के अकॉर्डिंग जो जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है वो डोगराज के हाथ में आता है। फिर डोगराज वही करते हैं जो उनको अपनी मर्जी होती है। सो मेरा मकसद आपको यही बोलना था कि आखिर कश्मीर को डोगराज के हाथ में किस ट्रीटी के तहत, किस मुहद्दे के तहत दिया गया, और कितने रुपए वो मैंने पहले भी बताया, 75 लाख रुपीज़ विच इज़ इक्वल टू 7.5 मिलियन नानक शाही रुपीज़। उस टाइम डोगराज की जो करेंसी थी वो नानक शाही थी। और कुछ अलग से भी चीज़ें देने पड़ते थे डोगराज को। और एक बात जो इम्पोर्टेंट बात है जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर में तय हुई है, जहाँ पर भी ब्रिटिशर्स ट्रीटी करते थे, जो भी ब्रिटिशर से हार जाते थे, वो वहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ करते थे। वो ये था कि वो वहाँ पर एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखते थे। ब्रिटिश रेजिडेंट क्या था? ब्रिटिश रेजिडेंट एक ब्रिटिश ऑफिशियल था जो कि डोगराज के गवर्नमेंट में बाद में रहा है, जो उस गवर्नमेंट में रहता था जो गवर्नमेंट ब्रिटिशर से हार जाती थी। और ये ब्रिटिश रेजिडेंट वो आदमी था जो कि उस बादशाहत की, उस रेन की सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखता था कि ये लोगों से कैसे उठते बैठते, ये अपनी रेन में क्या करते हैं, ये यहाँ के लोग कैसे हैं, जहाँ के लोगों की फीलिंग्स इनके खिलाफ कैसी है, ये लोगों को कैसे एग्री करते हैं, और लोग किस चीज़ से उनसे डिसअपॉइंट होते हैं। और ये जो ब्रिटिश रेजिडेंट था, ये हम ऐसे कहेंगे कि ये एक जासूस के तौर पर रहता था इस गवर्नमेंट में। मगर जो ये एक ऑफिशियल था, ये एक ऑथेंटिक था, उसको गवर्नमेंट अच्छी तरह से रखती थी, ये कोई चोरी छुपे नहीं रहता था। तो ब्रिटिश रेजिडेंट बाद में यही इन्फॉर्मेशन जो ये एक सल्तनत से कलेक्ट करता था वो ब्रिटिशर्स को देता था कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वो क्या करते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं, राजा महाराजा उनके साथ कैसे ट्रीट करते हैं, और लोग वापस उनके साथ कैसे ट्रीट करते हैं। और उसी के बेसिस पर जो ब्रिटिशर्स थे वो वही काम करते थे जिससे लोग उनकी तरफ आते थे, जिससे लोग जो प्रेजेंट गवर्नमेंट वहाँ पर होती थी, प्रेजेंट मोनार्क वहाँ पर होता था, उसके खिलाफ जाते थे और ब्रिटिशर्स के हक में आते थे। और वही पॉलिसी अप्लाई करके जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने रेन को, अपनी हुकूमत के जड़ को यहाँ पर मजबूत करते थे। सो दिस इज़ द मेन स्टोरी बिहाइंड कि कश्मीर को किस तरह से भेजा गया। मैंने अच्छे से आपको पहले भी समझा कि पहले सिख्स ने हार दिया था ब्रिटिश आर्मी से, फिर सिख्स ने कश्मीर को पास ओवर किया था ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर्स ने डोगराज को भेजा महाराजा गुलाब सिंह को। और जब महाराजा गुलाब सिंह को भेजा गया था कश्मीर 1846 में, और उसी टाइम ये कहा जाता है कि जो ये स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वो फार्म हुआ है, और उसको फार्म करने वाला महाराजा गुलाब सिंह है, जिसको फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट कहा जाता है, महाराजा गुलाब सिंह को। उसके बाद जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 है, यही ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 आगे जाकर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में 1947 में तब्दील होता है, जिस ट्रीटी के अकॉर्डिंग
جموں اینڈ کشمیر انڈیا کے ہاتھ میں جاتا ہے. سو آئی ہوپ کہ آپ نے اچھے سے سمجھا ہوگا کہ آخر کار ٹریٹیاں کر کے جموں اینڈ کشمیر کو کیسے ایک طبقے سے ایک حکومت سے دوسری حکومت کے ہاتھ میں بھیجا گیا ہے اور آخر کار آج انڈیا کا پارٹ بن گیا ہے. اور جو جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ تھا یہ ایک پرنسلی اسٹیٹ تھا جو کہ کسی کے حکومت میں نہیں تھا. سو میرا مقصد خالی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھائے، آپ لوگوں کو جموں اینڈ کشمیر کے بارے میں ایک پراپر نالج دے ایک اوتھینٹک سورس سے لے کے آپ تک پہنچائے. سو آئی ہوپ کہ آپ کو میرا جو میں نے کہا ہے اس لیکچر میں آپ نے اچھے سے سمجھا ہوگا اور ہر ایک کے پاس آپ کوشش کرو گے یہ انفارمیشن پہنچانے کی. میرا موٹیو یہ ہے کہ جو بھی کشمیر کے رہنے والے ہیں میں ان سب کے پاس ایک اوتھینٹک انفارمیشن جو مین انفارمیشن ہے جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ کے بارے میں وہ خاص کر جو کشمیر کی جو بھی ہسٹری ہے وہ میں ہر ایک کشمیر کے رہنے والے کے پاس پہنچاؤں اور جو بھی آؤٹ سائڈ آف کشمیر ہے چاہے جموں ہے انڈیا ہے اور ہول ورلڈ ہے میں وہاں تک پہنچاؤں. تھینکس، مجھے آپ کا سپورٹ چاہیے ہر بار. تھینکس. Do not forget to subscribe the channel, like and share the videos. For more Kashmir history related videos, press the bell icon and visit the channel regularly.